ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त बड़ी खबर भरतपुर से आ रही, जहां पर एसओजी की बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध खनन के खिलाफ एसओजी की कार्रवाई। अवैध पत्थरों से भरी 6 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त, एक बजरी की ट्रैक्टर ट्रॉली भी पकड़ी गई है। 3 ट्रैक्टरों को लेकर फरार खनन माफिया। हाईवे स्थित ऊंचा नगला के पास की ये कार्रवाई। सुबह 4 बजे मैं ऑर्गेनाइजर जाब्ता से लेके और हाईवे पर गए थे इधर ऊँचा साइड, जहाँ पर 6 ट्रैक्टर पत्थर के और 1 ट्रैक्टर बजरी का जो अवैध थे, उनको ला के हमारे कार्यालय के सामने खड़े कर दिए और माइनिंग वालों को बुला लिया, जो माइनिंग वाले अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। तुम्हारे साथ और ज्यादा जानकारी के लिए शिव कुमार जुड़ चुके हैं। शिव कुमार, एक बड़ी कामयाबी एसओजी की जरूर है, लेकिन जो है खनन माफिया लगातार सक्रिय हैं। जी बिल्कुल माजिद, मैं बताना चाहता हूं कि भरतपुर जिले में अवैध खनन काफी जोरों से होता है और रूपबाद क्षेत्र में काफी दिनों से एक अवैध खनन भी हो रहा है। अवैध खनन करता है जो पत्थरों की ट्रैक्टर ट्रॉलियों को भरकर भरतपुर शहर में लाते हैं और यहाँ औने पौने दामों में बेच देते हैं। अवैध खननकर्ताओं की आज एसओजी की टीम को जानकारी मिली कि अवैध खनन से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉलियां भरतपुर में आई हैं और ये बेचने के लिए आ रही हैं। साथ ही बजरी की ट्रॉली भी आ रही है, जिस पर एसओजी के जो इंचार्ज हैं हेमराज मीणा ने व्यू रचना तैयार करके हाईवे पर इनका पीछा किया और देखा कि ट्रैक्टर ट्रॉलियां पत्थरों को भरकर आ रही हैं, तो उन्होंने पीछा किया तो जो अवैध खनन करता हैं उनमें हड़कंप मच गया और ये भागने लगे। पीछा कर एसओजी की टीम ने 6 पत्थरों से भरी हुई जो अवैध खनन से लाई गई थी उनको पकड़ लिया और 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियां को लेकर अवैध खनन करता भाग गए थे। इस दौरान एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो बजरी से भरी हुई थी, प्रतिबंधित बजरी है, जो सरकार ने बजरी को बंद कर रखा है, वो भी जो पुलिस के हत्थे चढ़ गई, उसको भी जब्त कर लिया। 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियां भाग गई। जब पुलिस ने इनका पीछा किया तो इन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में से बजरी को सड़क पर ही बिखेरना शुरू कर दिया। पुलिस काफी दूर तक पीछा करती रही और फिर लगने लगा कि इस तरह से ये करें कि कोई दुर्घटना नहीं हो जाए, इसलिए पुलिस बैकफुट पर आ गई और रुक गई। अगर पुलिस उनका पीछा करती और बजरी सड़क पर फैलती होती तो कोई और भी वाहन चालक इनकी चपेट में आ जा सकता था। लेकिन आज बड़ी कार्रवाई ये भरतपुर पुलिस की जो एसओजी की टीम है उन्होंने की है और 6 पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और एक बजरी की ट्रॉली को पकड़ा है। अवैध खननकर्ताओं में इससे हड़कंप सा मचा हुआ है और अन्य स्थानों पर भी, यहाँ भरतपुर के सारा चौराहे के पास भी अवैध खनन लेकर पत्थरों को आते थे, वो भी हड़कंप मचा हुआ, वो भी इधर उधर। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये अवैध जो है बजरी माफिया जो है, आपको बता दें कि 6 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है पूर्व एसओजी की टीम ने और लगातार ये वो माफिया सक्रिय हैं और इस पर अंकुश लगाना मुश्किल हो रहा है। बढ़ते अगली खबर पर। अजमेर में गुटखा के कारोबार के सबसे बड़े अंतर्राज्यीय विक्रेता कल्लूमल थावरदास के ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी है। गुटखा के सबसे बड़े अधिकृत विक्रेता कल्लूमल थावरदास, सेवाराम, जमनादास जो है, केटी आदि के कवणसरपुरा स्थित प्रतिष्ठानों पर डीजीजीआई की टीमों ने डेरा डाल रखा है। आपको बता दें कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सीजीएसटी इंटेलिजेंस डीजीजीआई विंग ने गुरुवार को अजमेर में मिरात तंबाकू और जो है विबल गुटखा के बड़े कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी की। टीम के सदस्य सुबह प्रतिष्ठान खोलने के पहले ग्राहक बनकर पहुंचे थे। जैसे ही कारोबारी ने प्रतिष्ठान खोले, टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी। लॉकडाउन से पहले इंटेलिजेंस विंग को टैक्स चोरी की सूचना मिली थी। टीमों की कार्रवाई देर रात तक जो है जारी रही। और खबर उदयपुर से है, जहां पर बदमाशों का उत्पात सामने आया है। शराब ठेकेदार की गाड़ी में आग लगा दी है। शराब ठेकेदार ने मामला दर्ज करवाया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो उदयपुर से बड़ी खबर, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। जमकर उत्पात मचाया, शराब ठेकेदार की गाड़ी में आग लगा दी। शराब ठेकेदार ने हालांकि मामला दर्ज करवा दिया है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से बदमाशों ने उत्पात मचाया और गाड़ी में आग लगाई।
चूरू के रतनगढ़ नेशनल हाईवे 11 पर हुए एक सड़क हादसे में कई लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति का जायजा लेने के साथ ही सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। हादसा सड़कों पर चल रही गौवंश को बचाने के क्रम में हुआ और तेज रफ्तार बोलेरो अचानक सड़क से पलट गई। हालांकि घटना में किसी भी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल से रवाना कर दिया गया है। बारां में एक निजी बैंक की महिला कर्मचारी ने स्थानीय ग्राहक मंडी के व्यापारी पर छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। उसकी जमकर भी पिटाई कर दी है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि महिला के साथ कई लोग आरोपी को दनादन पीट रहे हैं। मंडी व्यापारी सतीश गोयल पर आरोप है कि गुरुवार को वो बैंक गया था। इस दौरान उसकी महिला से कहासुनी हुई थी। उसके बाद महिला ने तत्काल मौके पर परिजनों को बुला लिया और उसके बाद व्यापारी की पिटाई शुरू कर दी। हालांकि इस संबंध में किसी प्रकार की कोई शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं हुई है और न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बढ़ते अगली खबर पर। अलवर जिले के सिलीशेट झील में एक युवक का शव पानी में तैरता हुआ मिला है, जिसकी जानकारी फौरन पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस ने नाव की मदद से शव को बाहर निकाला। मृतक युवक की शिनाख्त हो गई है। मृतक का नाम गिरीश कुमार है, जो 60 फीट रोड का रहने वाला है। इसकी सूचना परिजनों को दे दी गई है। शव को फिलहाल मोर्चरी में रखवा दिया गया है। हालांकि मौत कैसे हुई ये अभी पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि 2 दिन से युवक लापता था। झील के पास मृतक का मोटरसाइकिल और हेलमेट भी पड़ा मिला है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। गिरीश सोनो रमेश चंद्र 60 फीट रोड आजाद नगर, वहाँ के इसके कार्ड मिला है। अब परिजनों को मिला करके शिनाख्त करके आगे कार्रवाई। और क्या मिला है सर? आधार कार्ड मिला है। मोटरसाइकिल? हाँ, मोटरसाइकिल खड़ी हुई है इस पे, उसकी जांच करेंगे। बिजली चोरी को लेकर अजमेर डिस्कॉम एक्शन में नजर आ रहा है। इस सिलसिले में खुद एमडी वीएस भाटी अपनी टीम के साथ सुबह सुबह फील्ड में निकले और पुष्कर के कई इलाकों का औचक निरीक्षण किया। इनमें कटेल कनाज सहित करीब आधा दर्जन गांव शामिल हैं। निरीक्षण के दौरान एमडी भाटी और उनकी टीम ने दर्जनों जगहों पर करीब 40 लाख की बिजली चोरी पकड़ी है और साथ ही अवैध रूप से लगे ट्रांसफार्मर को भी जब्त किया है। आपको बता दें कि बिजली चोरी के खिलाफ डिस्कॉम एमडी की टीम लगातार अभियान चला रही है। जालौर के संचोर शहर में बटसम बाईपास पुलिया क्षेत्र में आसमान से तेज धमाके के साथ वस्तु के गिरने से दहशत फैल गई। सूचना पर प्रशासन के आला अधिकारी मौका स्थल पर पहुंचे। तहकीकात के लिए बाहर से एक्सपर्ट की टीम को भी बुलाया गया है। एक्सपर्ट की टीम जांच के बाद इस मामले का खुलासा करेगी। फिलहाल आसमान से गिरी वस्तु को लेकर कयासों का दौर जारी है। प्रशासन ने आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया है। ये वस्तु मोर्टार जैसे आकार की है। इसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के 2 किलोमीटर के क्षेत्र में धमाके की आवाज सुनाई दी। वहीं गलवान घाटी में चीन की कायराना हरकत के खिलाफ करौली में भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। चीन के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने गणेश चौराहे पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने चाइनीज सामान को तोड़कर और उनकी होलिका जलाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। यही नहीं, इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने चाइनीज सामान के इस्तेमाल नहीं करने और दूसरों को भी इससे मना करने की शपथ ली। साथ ही यहां मौजूद लोगों ने गलवान में शहीद जवानों को याद किया, उन्हें 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। क्या करता है भारत चीन की सीमा पर चीनी सेना ने जिस कुठाराघात से धोखा करके हमारे 20 सैनिकों को जिनकी जान ली है, उसका पुरजोर विरोध पूरे भारत में प्रत्येक स्थान पर हो रहा है। इसी श्रेणी में आज करौली गणेशगढ़ चौराहे पर हमारे भाजपा के नेता अरविंद हवाई, मानजी शुक्ला, अशोक जी वर्मा सहित हमारे वार्डवासियों ने पुरजोर विरोध दर्ज कराया है। साथ ही आज सभी ने प्रतिज्ञा ली है कि हम आज के बाद भीलवाड़ा शहर के सूचना केंद्र चौराहे पर स्थित मेडिकल स्टोर में लगी आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। शुक्रवार को सुबह अचानक स्टोर में आग लगी और देखते ही देखते आग ने पूरे स्टोर को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं रखी लाखों रुपए की जीवन रक्षक दवाइयां जलकर खाक हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरा स्टोर जलकर खाक हो चुका है। स्टोर में रखी दवाइयां पूरी तरह से जलने से बर्बाद हो गई हैं।
और बात बोर्ड परीक्षा की कर लेते हैं। श्रीगंगानगर में बोर्ड की 12वीं की गणित की परीक्षा अब विवादों में आ गई है। छात्र गणित के परीक्षा प्रश्न पत्र की जांच की मांग करने लगे हैं। उनका आरोप है कि प्री बोर्ड के ब्लूप्रिंट से काफी भिन्न प्रश्न पत्र आया है। उनका कहना है कि प्रश्न पत्र के डिफरेंट पैटर्न से छात्र ठगा महसूस कर रहे हैं, इसलिए अब उन्हें बोनस अंक देना चाहिए। कल ही कोरोना की वजह से लंबित गणित की परीक्षा कराई गई है। का जो एग्ज़ाम हुआ है 12वीं कक्षा का, वो काफ़ी लेंथी पेपर है। वो बिल्कुल भी ब्लूप्रिंट पर आधारित नहीं है। उसमें अथवा के एक भी क्वेश्चन को नहीं दिया गया है, जबकि ब्लूप्रिंट के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन अथवा में होते हैं। इसके अतिरिक्त क्वेश्चंस है वो डबल कर दिए गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का है तो उसमें 2 क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए गए हैं। क्वेश्चन संख्या 26, 29 और 28, ये 3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनमें डबल क्वेश्चन कर दिए गए हैं। चलिए रुक करते दूसरी खबर की तरफ। मनरेगा के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा और माप के साथ खुदाई करने की बात बताने के लिए जिला स्तर की 10 और ब्लॉक स्तर की 7 टीमों का गठन किया गया है। इन टीमों ने शुक्रवार को अलग अलग कार्यस्थलों पर जाकर श्रमिकों और मनरेगा कर्मियों को मेट्रो के सही माप और खुदाई का तरीका समझाया है। जिला परिषद के सीईओ नवनीत कुमार ने कहा कि डिप्टी सीएम के आदेश पर इस टीम का गठन किया गया है ताकि मनरेगा के कार्य में गुणात्मक सुधार हो सके। कोरोना काल में उदयपुर के एक अध्यापक ने जुगाड़ टेक्नोलॉजी के जीवनोदक वेंटिलेटर जो है, आपको बता दें कि उसका निर्माण किया है। अध्यापक का दावा है कि यह वेंटिलेटर बिल्कुल सस्ता और टिकाऊ है। इस वेंटिलेटर ने भारत सरकार की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में टॉप 60 में अपनी जगह बनाई है। आपको बता दें कि कोरोना से लड़ने के लिए भारत सरकार ने लोगों को नए तरीके इजाद करने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था। उसी प्रतियोगिता के लिए अध्यापक ने घरेलू सामानों का प्रयोग करते हुए वेंटिलेटर का निर्माण किया है, जिसे जीवनोदक नाम दिया गया है। इसे बनाने से में ज्यादा खर्च नहीं हुआ है और वेंटिलेटर में लगे सिर्फ एम्बो बैग की कीमत ज्यादा है। बाकी मोटर, क्लच, गियर और टीवी स्टैंड, थर्मोकॉल और लकड़ी के गत्ते का प्रयोग किया गया है। के अंदर हम लोगों ने मोटे तौर पे इसको गार्बेज से तैयार किया है। केवल इसमें एक एम्बू बैग हमने मार्केट से खरीदा, बाकी सब चीजें पुरानी खराब पड़ी थी और कबाड़ी की शॉप से परचेज की हुई चीजें यूज की है। सारे घर में ही उपलब्ध है, ये डब्बा वगैरह हर चीज, मोटर वगैरह, ये सारे गार्बेज के यूज किए हैं और इसकी कॉस्ट भी ज्यादा नहीं आई है, 1100 समथिंग 1100 रुपए लगभग आई है। तो वो भी उस एम्बू बैग की वजह से इतनी कॉस्ट बढ़ी, बाकी वो और कम होती थी। गलवान घाटी में चीन की धोखेबाजी के खिलाफ पूरे देश में उबाल है। देश के 20 जवानों की शहादत के बाद से चीन के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दौसा में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। स्वदेशी जागरण मंच ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए चीन के सामानों का बहिष्कार करने का आह्वान किया है और स्वदेशी अपनाने की अपील की है। साथ ही सरकार से भी चीनी कंपनियों के बहिष्कार करने की मांग रखी है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। And the units on ground of the Indian Army, they have done wonderfully. We have had a spate of successful operations, with the latest one which was conducted over the last 24 hours plus, in which we have got 8 terrorists neutralized in 2 different operations. I must specifically make a mention of the one in which we neutralized 3 terrorists, which was next to the mosque. Extreme restraint was exercised by the security forces to ensure that no damage was caused to the structure. I must also make a mention here that with every operation that is being concluded, we are moving on the path of peace. I can feel it on ground. There is a palpable difference that at the end of every operation, the next operation is taking place under much cleaner circumstances, if you can put it. And for this, I would also compliment the Awam of Kashmir, because they are believing in peace, and it is their belief in peace which is leading to these successful operations. And I'm sure at the end of the next few months, we will be able to take this peace process forward and ensure that normalcy is brought into the environment. In the last few months, in fact beginning of this year, we have had almost 102 terrorists neutralized, and because of the professional manner in which these operations have been conducted,
we have had just 1 or 2 civilian casualties, which means that the security forces have exercised extraordinary restraint, and that is because we want to retain that connect with the awam. मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री ने 58 दिन में कुल 1,68,818 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। कंपनी ने ये रकम राइट्स इशू और टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो में हिस्सेदारी बेचकर जुटाई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने आज घोषणा की है कि रिलायंस ने दुनिया के टॉप वित्तीय निवेशकों से अपनी डिजिटल इकाई जियो प्लेटफॉर्म्स में प्राप्त रिकॉर्ड निवेश और मेगा शेयर बिक्री के जरिए मार्च 2021 से पहले नेट डेट फ्री यानी कर्ज मुक्त होने के लक्ष्य को हासिल कर लिया है। RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी ने यह भी कहा कि मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी और हो रही है कि शेयर धारकों से किया वादा पूरा हो गया है। हमने 31 मार्च 2021 के अपने तय कार्यक्रम से पहले रिलायंस नेट को कर्ज मुक्त कर दिया है। आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो प्लेटफॉर्म्स में कल 11वें निवेश का ऐलान किया गया। बीते 9 सप्ताह में लगातार 10 निवेशकों के बाद सऊदी अरब की सॉवरेन वेल्थ फंड PIF 2.32% हिस्सेदारी के लिए जियो प्लेटफॉर्म्स में 11,367 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। तो ये एक बड़ी खबर है। जियो में जिस तरह से निवेश बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर रिलायंस के चेयरमैन वो काफ़ी खुश हैं और बड़ी खबर यह है कि RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी ने ये घोषणा की है कि जो शेयर धारकों के से उन्होंने जो वादा किया था उन्होंने पूरा कर दिया है। 31 मार्च 2021 से पहले जो तय कार्यक्रम थे उससे पहले उन्होंने रिलायंस नेट को कर्ज मुक्त कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। डूंगरपुर के गरीब परिवारों के लिए अच्छी खबर है। PM मोदी ने गरीबों के आवास के लिए जो वादा किया था वो जल्द साल 2020-21 में पूरा होने वाला है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2020-21 में 29,968 गरीब परिवारों को मकान मिलने वाला है, जिससे उनके आशियाने का सपना भी पूरा हो जाएगा। डूंगरपुर जिला परिषद के CEO दीपेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि साल 2020-21 में 29,968 आवास का लक्ष्य मिला है और इसे तय समय में पूरा किया जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा आवास 4,606 सीमलवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में बनेंगे। इसके अलावा चिखली, देवड़ा, गलियाकोट, चौंदरी, साबड़ा, आसपुर, डूंगरपुर, बेचीवाड़ा और सागवाड़ा में आवास बनाए जाएंगे। साथ ही वहीं साल 2019-20 में अधूरे पड़े आवासों को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। 2021 के लिए नवीन टारगेट जो राज्य सरकार ने दिए हैं 30,000 के लगभग टारगेट हैं और उनकी सैंक्शन जो है वो अब निकालने की प्रक्रिया जारी है। प्रयास ये है कि इसी महीने सभी आवासों को स्वीकृति जारी कर दी जाए। उसके बाद वरीयता सूची में अगर पात्र लोग नहीं रहते हैं तो शेष आवासों को जो है वो समर्पित कर दिया जाएगा। जयपुर के चांदपुर बाजार में स्मार्ट रोड का लॉकडाउन के कारण अटका काम 22 जून से फिर से शुरू होगा। ये निर्माण कार्य करीब 70 दिन में पूरा होने की उम्मीद है। इस दौरान जरूरत पड़ने पर कई बार बाजार में ट्रैफिक आवागमन भी बंद रहेगा। जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अधिकारियों और चांदपोल बाजार व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के बीच बैठक हुई, जिसमें व्यापारियों ने अधिकारियों के सामने 15 मांगे रखी। बाजार में स्मार्ट सिटी रोड का जो कार्य चल रहा है उसके तहत जो हमको और करवाने थे काम और इनके करने थे उनके विचार में किया गया था। साथ ही अब जो है हमने हमारे जो है इनको 15 पॉइंट दिए हैं। 15 पॉइंटों पर पूरी तरह से सहमति हो गई कि गलवान घाटी में चीन की कायराना हरकत के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस सिलसिले में NSUI के कार्यकर्ताओं ने अजमेर के केकड़ी कस्बे में 3 बत्ती चौराहे पर चाइनीज के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और चीनी PM शी जिनपिंग की फोटो जलाकर अपना विरोध जताया। यही नहीं, इस मौके पर NSUI के कार्यकर्ताओं ने गलवान घाटी के शहीदों को नम आंखों से याद किया, कैंडल जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की मांग भी की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।